नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं तुम ही हो मेरी जिंदगी कहानी का अगला भाग। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें और साथ ही इस कहानी के पिछले वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम ही हो मेरी जिंदगी पार्ट 22। पालमपुर के रिजॉर्ट में मैनेजर के फोन करने पर नंदिनी जल्दी से नीचे आ गई और अपने काम में पूरी लगन से जुट गई थी। थोड़ी देर बाद मैनेजर नंदिनी को साथ लेकर रिजॉर्ट के एक बड़े से लॉन में आ गया, जहां पर परसों से शुभांग और मोनिका की शादी के हल्दी मेहंदी आदि कुछ फंक्शन होने वाले थे। मैनेजर हाथ के इशारे से नंदिनी को समझा रहा था कहाँ पंडाल लगेगा, सजावट में कब किस कलर का इस्तेमाल किया जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरफ होगा, दूल्हा और दुल्हन कहाँ बैठेंगे। नंदिनी एक डायरी पर सब कुछ नोट करती जा रही थी। इधर रिजॉर्ट के एक आलीशान रूम की बालकनी में खड़ा शुभांग किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने लॉन में खड़ी नंदिनी पर पड़ी। सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजी लॉन के बीच में खड़ी नंदिनी फूलों की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी ने सुंदर कढ़ाई वाला सफेद सूट पहन रखा था। उसका शिफॉन का दुपट्टा हवा से उड़कर बार बार नंदिनी के चेहरे को बड़े प्यार से ढक लेता, तो शुभांग का दिल बेचैन हो जाता। लेकिन तुरंत नंदिनी दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लेती और कुछ पल के बाद ही बेख्याली में उसकी मुट्ठी से आजाद होते ही दुपट्टा फिर उड़कर उसके चेहरे को ढक लेता। नंदिनी के खूबसूरत चेहरे के साथ हवा की अटखेलियों में शुभांग इस कदर डूब गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। सामने वाले को जब शुभांग की आवाज सुनाई देना बंद हो गई, तो उसने फोन काट दिया। शुभांग तो अपने ख्यालों में खोया हुआ अपलक नंदिनी को निहार रहा था। उसने दूर सबसे ऊंची पहाड़ी पर नजर डाली। उसे महसूस हुआ कि मानो उस पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर शुभांग खुद खड़ा है और पूरी ताकत से चिल्लाकर कह रहा है, आई लव यू नंदिनी, आई लव यू सो मच जान। नंदिनी दौड़कर उसके करीब पहुंचती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। शुभांग ने आगे बढ़कर और उसके कान में धीरे से बोला, मैं इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम्हारा हूँ डॉल, और तुम पर भी बस मेरा ही अधिकार है। दुनिया हमारे बीच चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। तभी नंदिनी का दुपट्टा लहराकर उन दोनों के चेहरे को ढक लेता है और शुभांग के होठ धीरे धीरे नंदिनी के चेहरे की ओर झुकने लगे। तभी रूम में बैठे दीपेन ने जब देखा कि शुभांग अंदर नहीं आया, तो वो खुद बालकनी में निकल आया। दिल पर हाथ रखे और होठों पर हल्की मुस्कान लिए शुभांग ख्यालों में ही नंदिनी को अपनी बाहों में महसूस कर रहा था। उसकी नजरें सामने नंदिनी पर ठहरी थीं। उसकी नजरों का पीछा करते हुए दीपेन की निगाह जैसे ही सामने लॉन में खड़ी नंदिनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शुभांग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वो तेरी ही है यार, फिर दूर से ही आंखें क्यों सेक रहा है? उससे मिल ले जाकर, देख तो सही, उसका चेहरा कितना मुरझा गया है। तुझे नहीं लगता कि अब तो उस पर ज्यादती कर रहा है? तुझे यहाँ आए 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जिसकी एक झलक पाने के लिए तू इतनी दूर भागा चला आया, पर अभी तक उससे एक बार भी नहीं मिला। कैसे रोक लेता है तू खुद की फीलिंग्स को? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तू सच में पत्थर दिल हो गया है। लेकिन शुभांग ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से झटक दिया और बिना उसकी ओर देखे बोला, तुझे क्या जरूरत पड़ी है उसकी वकालत करने की? इतना ही रहम आ रहा है तुझे, तो ये ज्ञान जाकर उसे दे। मैं उस पर ज्यादती कर रहा हूँ, ये तुझे दिखता है, लेकिन उसने मुझ पर कितनी ज्यादती की है, ये तुझे नहीं दिखाई देता। इस तरह से बिना कुछ बताए
मुझे छोड़कर चली आई थी। उससे बेइंतहा मोहब्बत है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे पास आकर पहले माफी तो उसे ही मांगनी पड़ेगी। दीपेन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तू भी ना दुनिया का 8वां अजूबा है। मोहब्बत भी निभानी है और अपनी अकड़ भी नहीं छोड़नी है। देखता हूँ खुद को कितनी देर रोक पाता है। तभी शुभांग का मोबाइल रिंग करने लगा। नंबर देखते ही शुभांग की आंखों में चमक आ गई थी। उसने सामने नजर डाली तो देखा कि नंदिनी रिजॉर्ट के अंदर जा रही थी। दीपेन से एक्सक्यूज मी कहकर शुभांग ने फोन रिसीव किया और रूम के अंदर आकर बात करने लगा। फोन पर दूसरी तरफ नवीन तिर्की नाम का व्यक्ति था। शुभांग ने कहा, आप लोग पालमपुर पहुंच गए? नवीन बोला, नो सर, हम लोग मुंबई से टैक्सी रिजर्व करके आ रहे हैं। काफी दूरी है, इसलिए हमें रास्ते में एक रात रुकना भी पड़ेगा। दरअसल इतनी जल्दी हम पालमपुर आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पालमपुर पहुंचने के बाद युवराज के आदमियों की निगाह से छुपना शायद मुश्किल होता। शुभांग ने कहा, लेकिन टैक्सी से क्यों? मैंने तो कहा था कि आप लोग फ्लाइट से आएंगे। नवीन सीरियस होकर बोला, जहां तक मैं युवराज को जानता हूँ, वो बहुत बड़ा कमीना और शातिर इंसान है। सर, आपको क्या लगता है उसकी निगाहें हमारी खोज में नहीं लगी हैं? केशवी मेम साहब को मारने के बाद उसके आदमी हमें पूरे शहर में पागल कुत्तों की तरह खोज रहे थे। हम दोनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए इन 2 सालों में लौटकर कभी अपने घर नहीं गए। पहले तो कुछ दिन दिल्ली में ही छुपे रहे, उसके बाद किसी ने हमारी सहायता की और हमें दुबई भेजने का इंतजाम कर दिया। शुभांग ने हैरानी से पूछा, कौन है वो जिन्होंने पहले घर से भागने में और बाद में देश छोड़कर जाने में तुम्हारी सहायता की? नवीन ने कहा, मिलने के बाद सब बताऊंगा सर जी। फोन पर इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। वैसे भी बस 5 दिन और सब्र रखिए, सारी सच्चाई आपके सामने होगी। अभी उन मैडम का नाम लेकर मैं उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकता। सच्चाई पता लगने पर वो शैतान सारे रिश्ते नाते भूलकर उन्हें जिंदा ही गाड़ देगा। हमारी भी कहाँ हिम्मत थी उस युवराज के खिलाफ गवाही देने की। हमें भी तो मैडम ने हिम्मत बंधाई कि युवराज को उसके किए की सजा देने के लिए हम आपका साथ दें। वैसे मेरा फोन किसी और के नाम पे है, इसीलिए आपसे इतनी बात कर लेता हूँ, वरना युवराज की नजरों से हम दोनों नहीं बच पाते। शुभांग ने कहा, चिंता मत करो, मेरा ये फोन भी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस नंबर पर तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। नवीन ने कहा, ठीक है सर जी, बहुत जरूरी हुआ तो बात करेंगे, वरना हम दोनों को छुप कर ही पालमपुर पहुंचना है। वहां भी हमने एक गांव में रहने का इंतजाम कर लिया है। आपसे वहां पहुंचने के बाद बात होगी। शुभांग ने एक गहरी सांस ली और ओके कहकर फोन काट दिया। दीपेन कुछ कुछ तो समझ रहा था कि शुभांग अपने मकसद में कामयाब होने के बहुत करीब है, लेकिन उसने इस विषय में शुभांग से कुछ नहीं पूछा। शुभांग उसके पास आकर बैठ गया और दीपेन को सख्त हिदायत देने लगा कि प्लानिंग के हिसाब से किसी काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है एक्शन लेने का, जिसके लिए शुभांग ने 2 साल लंबा इंतजार किया था। सारे दिन शुभांग बहुत बिजी रहा और दूसरी तरफ नंदिनी भी अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि अब सुबह से शाम हो गई, लेकिन नंदिनी शुभांग के रूम की तरफ एक बार भी नहीं गई और उसने पूरी कोशिश किया कि शुभांग की नजर में ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शुभांग से उसका सामना हो। उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था कि शुभांग को सामने पाकर वो भावनाओं को बेकाबू होने से रोक पाएगी। शुभांग अपने परिवार को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था। नंदिनी शुभांग के बारे में सोचती हुई कॉरिडोर में चली जा रही थी। वो धीरे धीरे मुंह में ही बड़बड़ाती जा रही थी,
इन अकड़ू चंद के कारण आज पूरे दिन मुझे खाने को भी नसीब नहीं हुआ। भूख से मेरे पेट में दसियों चूहे कूद रहे हैं। फिर चेहरे पर ढेर सारी मायूसी और उदासी भर कर बोली, इनकी शादी तो जबलपुर में ही 2 दिन पहले हो गई होती। अब तक तो ये मोनिका के पूरे पति बन चुके होते, लेकिन इनको मुझे सताए बिना कहाँ चैन मिलता है। अपनी अकड़ की दुकान लेकर चले आए पालमपुर शादी करने। सोचा होगा कि मेरे सामने मोनिका से शादी करके मुझे जलाकर अपना बदला लेंगे, लेकिन मैं भी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। आपकी शादी हो रही होगी तो अपने कमरे में जाकर बैठ जाऊंगी, और ज्यादा जिद करेंगे ना तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी। नंदिनी अपनी धुन में चली जा रही थी, तभी किसी से टकराते टकराते बची। दरअसल शुभांग बड़ी देर से उसकी बातें सुनते उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, फिर एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने घबरा कर उसकी ओर देखा, फिर निगाह नीची करके आगे बढ़ने लगी। उसकी इस हरकत पर शुभांग को बहुत गुस्सा आया। उसने नंदिनी की बाह जोर से पकड़कर उसे रोक लिया। नंदिनी ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही कोई बात की, बस खामोश निगाह झुकाए खड़ी रही। जुबान तो खामोश थी, लेकिन आंसुओं पर उसका जोर ना था। कुछ बूंदें बेताब होकर उसके गालों पर लुढ़क आईं। शुभांग भी बस उसे ही देखे जा रहा था, पर बोला उसने भी कुछ नहीं। 2 पल के बाद नंदिनी शुभांग के हाथों से अपनी बाहें छुड़ाकर आगे की ओर भागी। तभी अचानक पीछे से आकर शुभांग ने फिर उसकी बाह पकड़ी और गुस्से से उसे अपने करीब लाकर एक पिलर के पीछे खींच लिया। शुभांग की पकड़ इतनी तेज थी कि उसकी छुअन सुकून से ज्यादा नंदिनी को दर्द का एहसास करा रही थी। नंदिनी ने अपनी आंसुओं से डूबी नजरों से शुभांग की ओर देखा तो शुभांग का चेहरा तो गुस्से से लाल था, लेकिन उसकी आंखों में नंदिनी के लिए बेशुमार प्यार और उदासी देखकर नंदिनी दर्द से कराह उठी और सिसकते हुए कुछ कहना चाहा। तभी शुभांग ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर गुस्से से बोला, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। नंदिनी अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे करके धीरे से बुदबुदाई, छोड़िए शुभांग जी, मुझे जाने दीजिए, कोई देख लेगा। अब शुभांग ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेली में कस कर पकड़ लिया। नंदिनी कुछ और कहती उससे पहले ही शुभांग के होठ नंदिनी के होठों को चुप करा चुके थे। नंदिनी भी शुभांग के प्यार के इस एहसास में खोने लगी थी और उसकी बाहें शुभांग की बाहों पर कसने लगी थीं। दूर खड़ा दीपेन दोनों को एक दूसरे के प्यार के एहसास में डूबे हुए नम आंखों से देख रहा था और मन ही मन दोनों के इस मिलन के लिए महादेव को शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर मुस्कुराकर बोला, साला अकड़ू, इतना तड़प रहा था अपनी जान से मिलने के लिए, लेकिन मजाल क्या कि एक बार भी मंजूर कर ले। दीपेन ने देखा कि रिजोर्ट का मैनेजर इसी ओर चला आ रहा था, जहां नंदिनी और शुभांग एक दूसरे की बाहों में बेसुध खड़े थे। दीपेन ने उन लोगों के कुछ पास आकर झूठ मूठ में जोर से छींक मारी। शुभांग और नंदिनी एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। नंदिनी दीपेन को सामने देखकर भागते हुए रिजोर्ट के अंदर चली गई और शुभांग गुस्से से दीपेन की ओर देखकर बोला, हमेशा मेरे प्यार के बीच में पनौती बनकर टपक पड़ता है। तेरे रहते मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत थी? तू एक अकेला ही काफी है। अंदर जाकर भी तो छींक सकता था। दिपेन शरारत से हंसते हुए बोला, तेरे ही साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था, तू ही रास्ते में अटक गया। फिर मुझे छींक आ गई तो क्या करता? अब छींक पर किसका वश चलता है? फिर शुभांग का चेहरा सामने से आते मैनेजर की ओर घुमा कर बोला, अगर समय पर मुझे छींक ना आती तो सामने से तेरे ताऊ आ रहे थे। थोड़ी देर में पूरे रिजॉर्ट में न्यूज छप कर बट जाती। आज की ताजा खबर, दूल्हे की शादी की तैयारी करती उसकी महबूबा।
शादी से पहले रिजॉर्ट में दूल्हे का अपनी महबूबा के साथ रोमांस। दीपेन की नौटंकी देखकर शुभांग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन लापरवाही से बोला, देखने दो जिसे देखना है, मुझे किसी की परवाह नहीं। दीपेन कुछ और बोलता, उससे पहले शुभांग आगे बढ़कर बोला, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी चलो, एयरपोर्ट के लिए हम लेट हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर जैसे ही शुभांग अपने परिवार से मिला, उसके पापा धनेश ने तो उसे देखते ही गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। शुभांग ने आगे बढ़कर अपनी दादी के साथ आती सुनंदा जी के गले में अपनी बाहें डाल दी। सुनंदा जी तुरंत उसका कान पकड़कर खींचते हुए बोली, अगर तू ऐसी ही हरकतें करता रहा तो एक दिन सबके सामने मुझसे थप्पड़ खाएगा। ये क्या बचपना है शुभांग, हमसे बिना बताए चला आया, एक बार भी नहीं सोचा कि हम कितना परेशान होंगे तेरे लिए और तेरे पापा कितना गुस्सा होंगे तुझ पर। शुभांग अपना कान छुड़ाते हुए बोला, छोड़ो ना मम्मा, दर्द हो रहा है। सुनंदा जी उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, इससे कहीं ज्यादा दर्द हुआ था मेरे दिल में जब जबलपुर में तेरी कोई खबर नहीं लगी। तू जानता नहीं कि कितना डर गई थी मैं। तभी शिशिर एक छोटी सी डंडी सुनंदा जी को पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए बड़ी माँ, मैं आपके लिए ये जबलपुर से लेकर आया था। इससे सजा दीजिए भाई को, आजकल बहुत बिगड़ गए हैं। तभी सुमित्रा जी ने शिशिर के हाथ से डंडी छीनकर शुभांग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे रहते मेरे प्यारे पोते को सजा देने की। और सुनंदा, मैंने तो तुम्हें समझाया था ना कि मेरा पोता ऐसा नहीं है जो हमारे साथ धोखा करेगा। तुम्हें और धनेश को ही मेरे राज दुलारे पर भरोसा नहीं है। शुभांग अपनी दादी का पैर छूकर उनके गाल पर किस करते हुए बोला, एक मेरी दादी माँ ही है जो मुझे अच्छी तरह से समझती हैं। मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहता था दादी माँ, बस इसीलिए आप सबसे बिना बताए चला आया। फिर डंडी अपने एक हाथ में लेकर दूसरी हथेली पर धीरे धीरे मारते हुए शिशिर की ओर बढ़ते हुए बोला। शिशिर डर से पीछे की ओर खिसकने लगा, तो शुभांग ने उसके गले में अपनी बाहों का फंदा डालकर उसे रोकते हुए कहा, चाचा जी, मेरे भाई को तो मैं बताकर ही आया था। हाँ, सबसे बताने को मना जरूर किया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि सबको ज्यादा परेशान मत करना, थोड़ी देर बाद बता देना कि मैं पालमपुर चला गया हूँ। धनेश ने मुड़कर गुस्से से शिशिर की ओर देखा और शिशिर के पापा ने कहा, तूने हमसे झूठ क्यों बोला शिशिर, कि तुझे शुभांग के बारे में कुछ नहीं मालूम। शिशिर अपने ताऊ जी के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। आंखों में आंसू भरकर बड़ी बेचारगी से शुभांग की ओर देखकर धीरे से बोला, भाई प्लीज, इतना भयानक वाला मजाक मेरे साथ मत कीजिए। ये दोनों बेरहम भाई मुझे पालमपुर की किसी ऊंची पहाड़ी से खाई में फेंक देंगे, बाद में भले जिंदगी भर पछताते रहें। शुभांग मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, और तूने क्या किया, मुझे बचाने की बजाय मां से पिटवाने के लिए जबलपुर से डंडी लेकर आया था। भूल गया कि मैं कौन हूँ, अब भुगत बेटा। सुमित्रा जी ने दोनों भाइयों की बातें चुपके से सुन ली थी। अपने दोनों प्यारे बच्चों को बचाते हुए बोली, अब जो हो गया सो हो गया, अंत भला तो सब भला। शुभांग हमसे तो पहले ही पहुंच गया ना। फिर अपने दोनों बेटों की ओर आंख दिखाकर कहा, तुम दोनों तो नालायक हो, किसी काम के नहीं। इसीलिए तो मेरे पोते को इतनी चिंता थी शादी की तैयारियों की। फिर तुम दोनों क्यों नाराज हो रहे हो? अब चलो सब यहाँ से, जल्दी रिजॉर्ट में चलते हैं। लगभग 1 घंटे बाद शुभांग और दीपेन पूरी आर्य फैमिली के साथ रिजॉर्ट के गेट पर पहुंच चुके थे। साथ में निधि और उसके मम्मी पापा भी आए थे। रिजॉर्ट के मुख्य द्वार के अंदर की ओर से नंदनी, निधि के मौसा मौसी और कुछ लड़कियां हाथ में आरती की थाली लिए सबकी अगवानी के लिए खड़े थे। अभी सब गाड़ी से उतर ही रहे थे
कि निधि दौड़कर नंदिनी के पास पहुंची और उसके गले से लग गई। नंदिनी के हाथ में आरती की थाली थी। उसने एक हाथ से थाली किनारे करके दूसरे हाथ से निधि को कसकर पकड़ लिया। दोनों सहेलियों की आंखें आंसुओं से भर आई थीं, लेकिन ये खुशी का मौका था, इसलिए दोनों ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया। सबसे पहले गाड़ी से धनेश उतरे और अपनी माँ को गाड़ी से उतारा। फिर उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे, तो दोनों की निगाह आरती की थाल हाथ में लिए खड़ी नंदिनी पर पड़ी। उसे देखकर दोनों बुरी तरह से चौंक गए। गणेश के चेहरे पर हैरानी के साथ गुस्सा था, लेकिन सुमित्रा जी के चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की सी मुस्कान आ गई। गणेश ने पीछे मुड़कर देखा। शुभांग सुनंदा जी के साथ गाड़ी से जरूरी सामान उतरवा रहा था, लेकिन उसकी निगाह नंदिनी पर ही टिकी थी। गणेश ने सुमित्रा जी से कहा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया इसे यहाँ? कहीं इसका शुभांग के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? तभी इसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बात का भी मान नहीं रखा और युवराज से शादी करने को मना कर दिया। अभी मैं रिजॉर्ट के ऑनर से कहकर इसे यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। उनके पीछे खड़ा दीपेन उनकी बातें सुन रहा था। बड़े अदब से बोला, सर, मिस नंदिनी यहाँ रिजॉर्ट में जॉब करती हैं। ये रिजॉर्ट मिस निधि के मौसा जी का है। नंदिनी जी की नौकरी भी मिस निधि ने ही लगवाई है, क्योंकि यहाँ उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। धनेश ने एक गुस्से भरी नजर दीपेन पर डाली, तो सुमित्रा जी धनेश को शांत करते हुए बोली, बिना पूरी बात समझे सीधे उखड़ जाता है तू। शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। नंदिनी यहाँ आई है तो हमारे लिए अच्छी बात है। युवराज भी कल आ जाएगा। हम एक बार फिर से शादी के लिए नंदिनी को राजी करने की कोशिश करेंगे। नंदिनी कुछ दिन युवराज को यहाँ देखेगी, तो हो सकता है युवराज से शादी करने का मन बना ले। अब तू भी अपना गुस्सा थूक दे और बेचारी बच्ची से अच्छी तरह से बात कर। नंदिनी ने आगे बढ़कर उन दोनों की आरती उतारी और फिर बारी बारी से उनका पैर छूकर कहा, आप लोगों का हमारे रिजॉर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सुमित्रा जी ने कहा, धन्यवाद बिटिया, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम तो आपको इस शादी में बुलाना ही चाहते थे। महादेव की मर्जी देखिए कि उन्होंने खुद आपको पहले ही यहाँ भेज दिया। दीपेन सबको लिवाकर अंदर चला गया। पीछे से शुभांग सारा सामान ट्रॉली पर लोड करवाने के बाद सुनंदा जी को लेकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पीछे खड़ी नंदिनी ने झांक कर सामने देखा और मन ही मन बोली, हे महादेव, मुझे हिम्मत देना। अब सुनंदा जी की नजर सामने खड़ी नंदिनी पर पड़ी। उन्होंने हैरानी से शुभांग की ओर देखा। शुभांग ने धीरे से अपनी पलकें झपका दी। सुनंदा जी के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई, क्योंकि बिना किसी को बताए शुभांग के पहले ही पालमपुर आने की वजह उनकी नजरों के सामने खड़ी थी। सुनंदा जी और शुभांग नंदिनी के ठीक सामने खड़े मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देख रहे थे और दोनों को इस तरह अपनी ओर देखते पाकर नंदिनी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। सुनंदा जी ने नंदिनी के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, जिनके स्वागत की राह देख रही थी बेटा, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, आरती उतारो उसकी। नंदिनी ने हड़बड़ा कर सुनंदा जी की ओर देखा, फिर कांपते हाथों से जल्दी जल्दी आरती करते हुए बोली, हमारे रिजॉर्ट में आपका स्वागत है, और झुककर सुनंदा जी के पैर छू लिए। सुनंदा जी ने आरती की थाली शुभांग को पकड़ाई और नंदिनी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सदा सुखी रहो बेटा। महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करें। जैसे वो तुम्हें यहाँ तक लाए हैं, वैसे ही तुम यहाँ से पूर्ण होकर खुशी खुशी अपने घर जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कहते कहते सुनंदा जी की आंखें भीग गई और नंदिनी तो पहले से ही अपनी इस अजीब स्थिति से जूझ रही थी।
माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर खुद को रोक नहीं पाई और सुनंदा जी के सीने से लगकर हल्के से सिसक उठी। डिनर के बाद जब सब अपने अपने रूम में सोने चले गए, तो निधि ने अपना सामान भी नंदिनी के रूम में ही रखवा कर उससे साफ साफ कह दिया, नंदू, भले ही तू इस रिजॉर्ट में एम्प्लॉय है और मैं एक गेस्ट हूँ, लेकिन अब मैं तुझसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तेरे साथ तेरे रूम में ही रुकूंगी। कितने दिन से तरस रही हूँ तुझसे ढेर सारी बातें करने के लिए। नंदिनी मुस्कुरा कर निधि को गले लगाते हुए बोली, तो मैं कौन सा तुझे दूसरे कमरे में रुकने दूंगी। हमेशा की तरह हम साथ रहेंगे निधु, लेकिन अभी सारी रात बात नहीं कर सकते। कल सुबह जल्दी उठकर मुझे नीचे पहुंच जाना है। बहुत सारी तैयारियां करनी है। कल सुबह ही मोनिका की फैमिली भी पहुंच जाएगी। उनका भी तो वेलकम करना है। नंदिनी निधि की तरफ से अपना चेहरा दूसरी ओर फेर कर अपनी धुन में बोले जा रही थी, लेकिन निधि चुपचाप खामोशी से खड़ी नंदिनी को देख रही थी और उसकी कांपती आवाज में छुपे उसके दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। नंदिनी के चुप होते ही निधि ने उसको पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों दर्द दे रही है इतना खुद को? क्या ये सब जरूरी था? नंदिनी अपने आंसू छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ नंदू, जो मैं कर रही हूँ वो सब बहुत जरूरी है। मैं यहाँ जॉब करती हूँ, तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा। निधि ने गहरे दुख से कहा, मेरी बात को घुमाने की कोशिश मत कर। तू अच्छी तरह से समझ रही है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी भी समय है नंदिनी। चल, मैं तेरे साथ शुभांग के पास चलती हूँ। उससे साफ साफ बात करेंगे। या तो कल इसी रिजॉर्ट में तुझसे शादी करे, या मैं कल तुझे यहाँ से लेकर जबलपुर चली जाऊंगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी नंदू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू चिंता मत कर। एक बार शुभांग जी और मोनिका की शादी हो जाने दे, फिर थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि ने उसकी दोनों बाहें कसकर पकड़ ली और आंखों में आंसू भरकर नंदिनी को जोर से झकझोर कर बोली, क्यों अपनी और शुभांग की जिंदगी का तमाशा बना रही है? क्यों सब जानते हुए भी दोनों की जिंदगी को नर्क में ढकेलना चाहती है? शुभांग जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब तू जबलपुर छोड़कर चली आई थी, मैंने देखा था उनकी आंखों में तेरे प्यार की दीवानगी। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, निधि, मृग तृष्णा के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। तू मुझे जो सपने दिखा रही है ना, वो कभी हकीकत में बदलने वाले नहीं हैं। मैंने खुद अपने कानों से शुभांग जी को सबके सामने कहते सुना था कि वो मोनिका से ही शादी करेंगे, क्योंकि मोनिका बचपन से ही उन्हें प्यार करती है। सच तो ये है कि 3 दिन बाद शुभांग जी मोनिका की मांग में सिंदूर भरकर हमेशा के लिए मोनिका के हो जाएंगे। सच्चाई यही है निधु, और मैं इसे स्वीकार कर चुकी हूँ। तभी निधि के मोबाइल पर शुभांग का फोन आया। शुभांग ने कहा, मिस निधि, मेरा नंदिनी से मिलकर बात करना बहुत जरूरी है। मोनिका के कहने पर वो अपने दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी फितूर पाल कर बैठी है। एक पल के लिए भी उसकी आंखों की नमी नहीं जाती। अब उसकी ऐसी हालत मेरे बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज निधि, आप नंदिनी को मेरा मैसेज दे दीजिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और अपने रूम में उसका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, पक्का तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करके देखती हूँ। कहकर निधि ने फोन काट दिया। बगल में खड़ी नंदिनी शुभांग की बात सुन रही थी। टॉवेल उठाकर वॉशरूम की ओर जाते हुए निधि से सख्त लहजे में बोली, उनसे कह दो उनका पूरा खानदान इस रिजॉर्ट में मौजूद है। मैं यहाँ उनके किसी तमाशे में उनका साथ नहीं दूंगी। वो यहाँ मोनिका के साथ शादी करने आए हैं, तो चुपचाप अपनी शादी की रस्में निभाएं और मुझे भी सुकून से रहने दें। कहकर नंदिनी ने वॉशरूम में जाकर
दरवाजा जोर से बंद कर लिया। निधि लाचार खड़ी थोड़ी देर बंद दरवाजे की ओर देखती रही। फिर शुभांग को फोन करके कहा, अभी नंदिनी से बात करने का उचित समय नहीं है। अभी उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह से हलचल मची है। मैं उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, फिर आपसे बात करने के लिए राजी करूंगी। शुभांग निधि की बात मानकर सो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे तक मोनिका युवराज अपने पूरे परिवार के साथ पालमपुर रिजॉर्ट में आ गए थे। उनकी अगवानी के लिए रिजॉर्ट के स्टाफ के साथ साथ शुभांग और उसके मम्मी पापा और दादी भी खड़े थे। दीपेन और शिशिर उन लोगों को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। मोनिका अपना सामान उतरवाने के बहाने पीछे रुक गई। उसके मम्मी पापा आगे चलकर आए। आरती और तिलक होने के बाद वो लोग दादी जी धनेश और सुनंदा के साथ रिजॉर्ट के अंदर चले गए। नंदिनी को देखकर उन लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि रास्ते में युवराज उनको सब बता चुका था कि नंदिनी इस रिजॉर्ट में जॉब करती है। तो प्लीज आप लोग उसे कुछ मत कहिएगा। सबके जाने के बाद मोनिका तेजी से आकर नंदिनी के पास खड़े शुभांग को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। युवराज जाकर नंदिनी के बगल में खड़ा हो गया। शुभांग की समझ में कुछ आता तब तक मोनिका ने अपने होठों से शुभांग के होठों को हल्के से किस कर लिया। शुभांग घबरा कर नंदिनी की ओर देखने लगा। नंदिनी की उंगली उसके होठों तक पहुंच गई थी। दिल में कुछ इतनी तेज उमड़ने लगा कि संभल ना पाई। हल्का सा लड़खड़ाई तो हाथ बढ़ाकर युवराज उसे कमर से थामते हुए बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए मिस नंदिनी। बड़ी देर से यहाँ खड़ी थी, शायद थक गई होंगी। शुभांग ने मोनिका को खुद से दूर करते हुए कहा, होश में रहो मोनिका, मुझे इस तरह की बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। मोनिका अपने कान पर हाथ लगाते हुए बोली, सॉरी बेबी, तुम्हें यहाँ देखकर मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई। बस 3 दिन के लिए ध्यान रखूंगी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे सबके सामने भी ऐसा करने से रोक नहीं सकते। कहकर मोनिका तो इतराते हुए अंदर चली गई, लेकिन शुभांग मायूस सा वहीं खड़ा युवराज के साथ जाती हुई नंदिनी को पीछे से देखता रहा। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।